ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं अभी तक जो किया है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जीएसटी में देखा था कि जीएसटी जो चार्ज होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सप्लाई की डेफिनेशन। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड होगा तभी हम आगे देख पाएंगे कि उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो सप्लाई की डेफिनेशन दी थी सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट 2017, इसके सेक्शन 7 में सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई थी। तो उसमें लिखा था कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स वर्ड था। सबसे पहला था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। पहला सप्लाई की डेफिनेशन में था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, लाइसेंस, एक्सचेंज, डिस्पोजल, रेंटल। ठीक है, इतनी सारी चीजें थी। मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो तीन चीजें जरूरी थी। पहला कि कोई फॉर्म ऑफ सप्लाई होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, और तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब होती थी तभी हम उसको सप्लाई मानते थे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट था इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं फॉर अ कंसिडरेशन, तो वहां पे हम ये नहीं देखते थे कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं, हम उसको क्या मान लेते थे, सप्लाई। हाँ हाँ। फिर 1A बाद में ऐड हुआ जिसमें एओपी बीओआई रिलेटेड बोला गया कि वो अगर अपने मेंबर्स को जो भी सर्विसेज देगी, गुड्स देगी, तो और या वाइस वर्सा, तो उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता था एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जिनको विदाउट कंसिडरेशन भी किया जाए तो उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो सपोज पहला पॉइंट था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दो चीजें थी। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में कंसिडरेशन जरूरी था और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी जरूरी था। ठीक है, दोनों चीजें जरूरी थी। दूसरा था एओपी बीओआई, ठीक है, तो वो अलग ही कर देते हैं अभी उसको, वो अलग अमेंडमेंट था। इंपोर्ट ऑफ सर्विस,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन जरूरी है, बट कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ, क्रॉस का मतलब होता है कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ना हो। यहाँ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ क्या देखना है, कंसिडरेशन होना चाहिए। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, जहां पे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा। हाँ, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन है तो ऊपर आ जाएगा सबसे पहले वाले में, कंसिडरेशन नहीं है तो यहाँ शेड्यूल 1 चेक करना पड़ेगा। कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में ये साइलेंट है, हर पॉइंट वाइज अलग अलग पॉइंट में दिया हुआ है कि कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या नहीं। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल 1 में कौन कौन से पॉइंट आते थे, तो सबसे पहला पॉइंट था इसमें परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। सेकंड पॉइंट था इसमें जो प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, या एजेंट प्रिंसिपल को जो सप्लाई करता है, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। हाँ, मतलब मैं ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट था इसमें रिलेटेड पर्सन से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो भी सप्लाई माने जाएंगे। रिलेटेड पर्सन से जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इवन इफ दे आर मेड इन विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन जरूरी क्या है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर वो भी आप कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सबसे पहले आपको देखना है कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई हो जाएगा एज पर सेक्शन 7, जो सेक्शन 7 में ही जो सेकंड क्लॉज है उसके हिसाब से। फिर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आपको चेक करना है क्या रिलेटेड पर्सन से आ रहा है, अगर हाँ तो शेड्यूल 1 के हिसाब से वो सप्लाई हो जाएगा। अगर दोनों ही चीज नहीं है, ना रिलेटेड पर्सन है और ना कंसिडरेशन है, तो वो सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रिलेटेड पर्सन में भी आपको चेक करना पड़ेगा कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं। ठीक है, तो उसका एक चार्ट बना हुआ था, इतना हमने सेक्शन 7 में कवर किया था अप्लाई की डेफिनेशन में। ठीक है, इसमें एक पॉइंट एओपी वीओआई वाला है, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद शेड्यूल 2 की बात की थी हमने, शेड्यूल 2 वो है जो बताता है हमको क्या चीज गुड्स होगा और क्या चीज सर्विसेज होगा। सप्लाई गुड्स की होनी चाहिए या सर्विसेज की, या बोथ। तो शेड्यूल 2 हमको मदद करता था बाइफरकेट करने में क्या गुड्स है और क्या सर्विसेज। फिर शेड्यूल 3 क्या बोलता था, ऐसी चीजें जिनको हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं, ऐसी चीजें जिनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो उसमें क्या क्या था, सेल ऑफ लैंड था, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, फ्यूनरल बरियल क्रिमेटोरियम सर्विसेज था, जो एमपी एमएलए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोर्ट जो सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें थी उसमें। ठीक है, फिर हम आए थे सेक्शन 8 में। ठीक है, सेक्शन 8 क्या था, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। अगर दो या दो से ज्यादा सप्लाई दे रहा हूं मैं, दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज या कॉम्बिनेशन देयर ऑफ दे रहा हूं, तो मुझे देखना है कि मैं रेट क्या चार्ज करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा कि वो सप्लाई कंपोजिट है या मिक्स्ड। कंपोजिट कब बोलते थे, जब नेचुरली बंडल्ड होता था इन रिलेशन टू ईच अदर, आप दे रहे हो इन कंजंक्शन विद ईच अदर। ठीक है, सिंगल कंसिडरेशन होता था कि नहीं कंपोजिट सप्लाई में। Single consideration is not a prerequisite to qualify for composite supply. सिंगल कंसिडरेशन हो भी सकता है, अलग अलग कंसिडरेशन भी दे सकता हूँ। सपोज मैंने टीवी लेना है और साथ में इंस्टॉलेशन करवाना है, तो दोनों का मैंने 10,000 रुपए चार्ज कर लिया, या टीवी का 9,000 चार्ज किया, इंस्टॉलेशन का 1,000 रुपए चार्ज किया। इन दोनों केस में ये दोनों ही क्या है, कंपोजिट सप्लाई। नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। कंपोजिट सप्लाई में रेट कौन सा लगता है,
प्रिंसिपल सप्लाई, वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई, ये भी लिखा है डेफिनेशन में। तो रेट कौन सा लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई का। मिक्स सप्लाई क्या होता है? जो नेचुरली बंडल नहीं होती है, लेकिन एक कंसिडरेशन, सिंगल कंसिडरेशन आप ले रहे हो, तो वो क्या बन जाता है? मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में रेट कौन सा लगता है? हाईएस्ट रेट। जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप दे रहे हो उनका हाईएस्ट रेट। क्लियर है? गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। गुड्स मींस every kind of movable property other than money and securities, but it includes actionable claims, growing crops and grass, things attached to earth, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Services section 2 subsection 102. Services means anything other than goods, money and securities, but it includes transactions relating to use of money, conversion of money from one form currency denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration has been charged. ठीक है? याद आ गया थोड़ा थोड़ा सेक्शन 7 और सेक्शन 8। ठीक है, अब सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बाद अब आते हैं अपन सेक्शन 9 में, चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लॉ में, किसी भी टैक्सेशन लॉ में होता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन के परव्यू में अगर आप आ गए तो जीएसटी लग सकता है, मतलब लगेगा, अनलेस अनटिल एग्जेम्पशन दी हो या कुछ और चीज हो। चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर निकल गए तो फिर जीएसटी नहीं लग सकता। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया था पहले एक्साइज लॉ था जहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता था, वैट सेल्स टैक्स था जहां पे सेल ऑफ गुड्स पे टैक्स लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट जिस पे टैक्स लगना है वो पॉइंट क्या था? सप्लाई। अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स जीएसटी के दायरे में आओगे, सप्लाई नहीं कर रहे हो तो जीएसटी के दायरे में नहीं आओ। ठीक है, तो सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ के हमको ऐसा लगा कि जो एल्कोहलिक लिकर है उस पे भी टैक्स लग जाएगा, क्योंकि वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना, गुड्स की डेफिनेशन में आता है, मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो उस पे भी टैक्स लग जाएगा। बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, उस पे भी टैक्स लग जाएगा, क्योंकि वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां तो सिर्फ बता रहा है क्या चीज सप्लाई है, क्या चीज सप्लाई नहीं। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड थी सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ने के बाद, कि टैक्स कौन भरेगा सरकार को सबसे पहले, सेकंड किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, थर्ड किस रेट पे टैक्स लगेगा। ये सब चीजें अभी सप्लाई वाले सेक्शन में हमको नहीं पता चला। तो सेक्शन 9 जो है दैट इज द चार्जिंग सेक्शन। इसके बहुत पार्ट है, 5 पार्ट है। हम इंडिविजुअली एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको। उधर जाना, पहली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में हमने बोला था कि जहां पे बर्डन शिफ्ट हो सकता है वो इनडायरेक्ट है, लेकिन जहां बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता वो क्या है? डायरेक्ट। जो पे कर रहा है अगर उसी पे बर्डन आ रहा है तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अगर जो पे कर रहा है उस पर बर्डन नहीं आ रहा है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। वो तो एक मोटा मोटा हमने क्लासिफिकेशन डिस्टिंक्शन किया था। ठीक है, अब जीएसटी में जब मैं एक लॉ ऐसा बना रहा हूं जहां पे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगने वाला है, तो उसमें मैं टैक्स किससे वसूलूंगा? ठीक है, तो आप बोलोगे सबसे सिंपल है, सप्लायर से टैक्स वसूल लो। एक सप्लायर है, सपोज पिज्जा वाला है, डोमिनोज, पिज्जा बेच रहा है, तो मैं डोमिनोज को बोला कि भाई तुम जो भी पिज्जा बेचोगे उस पर टैक्स लगाओगे और टैक्स कलेक्ट करके हमारे पास जमा कर दोगे, क्योंकि कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स, लाखों कस्टमर्स से मैं टैक्स वसूल नहीं कर सकता, बट सप्लायर्स तो गिने चले हैं, तो सप्लायर से को कंट्रोल कर पाना, उनसे टैक्स वसूलना इजी है।
तो मैंने क्या चुना, मैं तरीका कि मैं सप्लायर को पकड़ूंगा, सप्लायर से बोलूंगा तुम वसूलो टैक्स कस्टमर से और मुझे लाके जमा कर दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। इसको नाम दिया गया है क्या, फॉरवर्ड चार्ज। ऑल्दो एक्ट में ये नाम कहीं दिया नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तो आपको हो सकता है एग्जाम में भी फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि ये वर्ड ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया सब लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली एक्सेप्टेड वर्ड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, जहां सप्लायर, सप्लायर कौन होता है, जो सर्विसेज या गुड्स दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर। सप्लायर टैक्स वसूलता है किससे, रेसिपिएंट से। रेसिपिएंट कौन होता है, जो सर्विसेज ले रहा है या गुड्स ले रहा है या जो पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। तो उससे पैसा वसूले टैक्स का और सरकार को जमा कर दे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर चार्जेस टैक्स एंड कलेक्ट्स फ्रॉम रेसिपिएंट एंड डिपॉजिट्स विद गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये प्रथा चली आ रही थी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स हर जगह। तो बाकी चीजों का फिर जरूरत क्यों पड़ी, ये जब थी एक चीज, एक मैकेनिज्म था, बाकी मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी। अब एक एग्जांपल देता हूँ, इन केस ऑफ एडवोकेट्स। एडवोकेट सबको पता है, लीगल सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अब एडवोकेट्स बहुत सारे हैं, लाखों की तादाद में एडवोकेट्स हैं इंडिया में। ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज को, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को, बहुत तगड़ी मोटी लीगल फीस ले रहे हैं। तो किसको पकड़ना इजी है, एडवोकेट्स को, जो बात बात पे लीगल केस कर देंगे, नोटिस दे देंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, या कंपनीज को जो लीगल फीस दे रही हैं एडवोकेट्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज जो लीगल फीस देती हैं एडवोकेट्स को, उनसे टैक्स कलेक्ट करना इजी है, या मतलब अभी आप गवर्नमेंट के एंगल से सोच रहे हो, या लाखों एडवोकेट्स जो बेसिकली स्कैटर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जहां पे उनका कोई समझ लो कि हर बात पे वो केस करते हैं, लिटिगेशन बढ़ाएंगे, लिटिगेशन करेंगे कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो किनसे टैक्स वसूलना इजी है, रेसिपिएंट से कि सप्लायर से, कंपनी से कि एडवोकेट से। तो ये वाले केस में कंपनियों से टैक्स वसूलना इजी है। कंपनी को अगर मैं बोलूंगा कि अगर तुमने कोई लीगल फीस पे की, तो उस पे जो टैक्स है वो डायरेक्ट जमा कर दो, एडवोकेट को देने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट टीडीएस, ध्यान समझना, ये टीडीएस नहीं है। मैं पूरी टैक्स भरने की जवाबदारी ही कंपनी पे डाल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीडीएस काट के कुछ पैसा मुझे दे दो, मैं बोल रहा हूँ पूरा जीएसटी जो बनता है वो तुम मुझे जमा कर दो। तुम सप्लायर को दोगे, सप्लायर मुझे देगा, इससे अच्छा तुम डायरेक्टली मुझे दे दो। ये मैं बोल रहा हूँ किससे, रेसिपिएंट से, कंपनी से। इसी तरह से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती है, जो ट्रक ड्राइवर्स, ट्रक एजेंसीज होती है, ट्रक मालिक जो गुड्स इधर से उधर ले जाते हैं, तो इनका भी यूनियन बहुत स्ट्रांग है, स्ट्राइक कर देते हैं तो पूरे कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। तो इनसे भी टैक्स वसूलना बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट ने समझा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई जो इनकी सर्विसेज ले रहा है उससे टैक्स वसूलेंगे हम। तो ऐसे कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि रेसिपिएंट विल शेयर डिपॉजिट द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। रेसिपिएंट पूरा का पूरा टैक्स डायरेक्टली सरकार को दे देगा, वो सप्लायर को वो टैक्स नहीं देगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पूरा टैक्स जमा कर देगा। दो तरीके हो गए।
एक फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। जीएसटी आने के पहले ये दो ही तरीके थे। सर्विस टैक्स में भी ऐसा चलता था, रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट था सर्विस टैक्स में भी, वही यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है? कौन टैक्स देता है गवर्नमेंट को? सप्लायर। रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स देता है गवर्नमेंट को? रेसिपिएंट। ठीक है, तो सपोज कोई एडवोकेट है, उसने 1 लाख रुपए का बिल दिया, उस पर जीएसटी लगता है 18,000 रुपए। ठीक है, तो 1,18,000 हो गए। तो कंपनी सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इस एडवोकेट को सिर्फ 1 लाख रुपए देगी और 18,000 रुपए किसको दे देगी? गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये रिवर्स चार्ज का केस नहीं होता, मतलब सीए की सर्विसेज होती, तो मैं बिल देता 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, तो कंपनी मुझे पूरा 1,18,000 रुपए देती और ये 18,000 रुपए मैं कंपनी गवर्नमेंट को जमा करता। तो मेरे केस में क्या था? फॉरवर्ड चार्ज, और एडवोकेट के केस में क्या था? रिवर्स चार्ज। समझ में आ गया ये दोनों चीजें? अंतर समझ में आ गया? ठीक है, अब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत चेंज हो रही है, लोग जैसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो बहुत चेंज हो रहा है, तो कुछ केसेस में सप्लायर को पकड़ना भी नामुमकिन है और रेसिपिएंट को पकड़ना भी नामुमकिन है। अब आप बोलो ऐसे कौन से केसेस हैं? तो सपोज ओला नाम सुना है तुमने? क्या काम करते हैं? दो चीजें बोलूंगी, टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां से आप टैक्सी सर्विसेज अवेल कर सको। क्वेश्चन आंसर समझना, क्या वो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे आप अवेल कर सकते हो ऐसी सर्विसेज? मतलब सिर्फ इंटरमीडियरी है कि सप्लायर है, ये क्वेश्चन है। ओला उबर इंटरमीडियरी है कि सप्लायर है? देखो, गाड़ी और गाड़ी चलाने वाला दोनों, क्या ओला का ओन्ड है? गाड़ी ओला की है। क्या वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो ओला का एम्प्लॉय है? नहीं। मेरे पास गाड़ी है, मैं ओला में लगा सकता हूँ। ओला में लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरी जब भी कोई आसपास का कस्टमर उसमें डालेगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, रिक्वेस्ट करेगा, तो मेरे को वो दिखेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो मैं उस कस्टमर के पास चला जाऊंगा, कस्टमर को जहाँ पिकअप करना है वहां ड्रॉप करके, पिकअप करने के बाद ड्रॉप करके उससे पैसे कलेक्ट कर लूंगा। कुछ चार्जेस ओला डिडक्ट कर लेगा, बाकी मेरे खाते में जमा कर देगा। तो ओला इज जस्ट एन इंटरमीडियरी। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सप्लायर कौन है? जिसकी गाड़ी है। मेरी अगर गाड़ी है जो ओला में लगी है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? सर्विस प्रोवाइडर, आई एम द सप्लायर। जिस पर्सन को मैंने पिकअप ड्रॉप किया वो पर्सन क्या है? रेसिपिएंट। मैं सप्लायर हूँ, वो पर्सन क्या है? रेसिपिएंट। सर्विसेज हम दोनों के बीच में हो रही हैं। ओला क्या है? थर्ड पर्सन, इट इज जस्ट इंटरमीडियरी, जो मुझे उससे कनेक्ट कर रहा है और मोटी तगड़ी फीस चार्ज कर रहा है। हाँ ना, समझ में आया? सिमिलरली विद, जैसे वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जो होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ओयो है, उसका काम क्या है? उसके होटल्स थोड़ी ना है। होटल तो सपोज एक यहाँ पे होटल है, होटल गुलजार है सपोज, ठीक है, उसने टाई अप कर लिया ओयो के साथ, तो वो क्या वेबसाइट पे उसके दिखेगा ये होटल है, आपने चूज किया, वहां बुक किया, सर्विसेज लेने वाले आप हो, देने वाला होटल गुलजार है, बीच में क्या है? ओयो। तो वो क्या है? सिर्फ एक इंटरमीडियरी। तो इन केसेस में इन लोगों को नाम दिया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन जो कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहां पे लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओला, उबर, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे सप्लायर्स आके रजिस्टर हो सके, अपना प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं,
सेल कर सकते हैं उनके थ्रू, और कस्टमर्स आके डिफरेंट सप्लायर्स से चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को क्या बोला गया? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो इनके लिए एक अलग तरह से लॉ बनाया गया, इनको पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि ओला वाले केस को कंटिन्यू करता हूं, ये जो टैक्सी ऑपरेटर है मेरे जैसे, ये भी लाखों की तादाद में है। हर सिटी में बहुत सारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं। इन सबको पकड़ पाना, इनसे टैक्स वसूलना, रिटर्न भरवाना, इनका असेसमेंट करना नामुमकिन है। कितने सारे लोग हैं, कैसे इनको आप बोलोगे रजिस्टर करो, टैक्स भरो? इनको तो आता ही नहीं है कुछ। हो सकता है बहुत ज्यादा लोग फाइनेंशियली लिटरेट ही ना हो इनमें से, गाड़ी चलाना बस जानते हैं, टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं, इनवॉइस कैसे इशू करते हैं, इन लोग को पता ही नहीं है। कस्टमर्स कस्टमर्स तो और करोड़ों की तादाद में है, उनसे टैक्स वसूल कर पाना डायरेक्टली और भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे टैक्सी सर्विस अवेल करनी है, मैं पहले जाके जीएसटी की वेबसाइट में रजिस्टर करूं, जो गवर्नमेंट को टैक्स भरूं, बहुत ही मुश्किल है। मुझे कहाँ से पकड़ पाएगी गवर्नमेंट? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने देखा ऐसे केसेस में सप्लायर को भी पकड़ना मुश्किल है, रेसिपिएंट को भी पकड़ना मुश्किल है, बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत कम है, इनको पकड़ना बहुत इजी है। सप्लायर को पकड़ना मुश्किल है, रेसिपिएंट को पकड़ना मुश्किल है, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स सकते, रिवर्स चार्ज में टैक्स सकते, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर जो फैसिलिटेट कर रहा है ये ट्रांजेक्शन, उससे टैक्स हम इजीली वसूल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक थर्ड लाइन ऑफ चार्जिंग सेक्शन बना दिया, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर जो फैसिलिटेटर है, जो इंटरमीडियरी है, shall have to pay tax to the government। मतलब क्या? सपोज मेरा बिल बना 500 रुपए का, उसमें 25 रुपए जीएसटी लगा, तो ओला जो है 525 रुपए कलेक्ट करेगा कस्टमर से, 25 रुपए सरकार को देगा, और 500 रुपए ड्राइवर को दे देगा, ओनर को, टैक्सी ओनर को, अपने चार्जेस भी काटेगा जो भी है। ठीक है, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जितने भी चार्जेस बने उस पे जीएसटी लोड करेगा, कस्टमर से वसूलेगा, सरकार को जीएसटी पे करेगा, और बाकी पैसा किसको दे देगा? सप्लायर। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो तीन तरह से गवर्नमेंट ने चार्जिंग सेक्शन बनाया हुआ है। चार्जिंग सेक्शन क्या क्या बताता है हमको? चार्जिंग सेक्शन बताता है कि सरकार को टैक्स कौन देगा, किस रेट पे देगा, किस वैल्यू पे देगा। टैक्स कैसे निकालोगे? 1000 रुपए की सर्विसेज इंटू 5% रेट। दो चीजें जरूरी है, एक वैल्यू पता होना और दूसरा रेट। तो चार्जिंग सेक्शन हमको ये सब गाइड करेगा कि क्या रेट होगा, क्या वैल्यू होगी, और कौन टैक्स पे करेगा। ठीक है, बैकग्राउंड क्लियर है? अब आते हैं अपन चार्जिंग सेक्शन में, चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन 9। हम अभी पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी इस पे लगता है, सीजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई, वेरी गुड। विद इन द सेम स्टेट जब सप्लाई होती है तब क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होती है तो क्या लगता है? आईजीएसटी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले। अब सेक्शन 1, सेक्शन 1 मैंने बताया था कि एप्लीकेबिलिटी का है। दिस एक्ट विल बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा था, फिर बाद में ऑर्डिनेंस लाके जम्मू कश्मीर भी ऐड कर दिया, मतलब वो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर हटा दिया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 इंडिया को डिफाइन करता है। इंडिया का मतलब क्या? तो इंडिया का मतलब ये लिखा हुआ है जो वहां पे हमने एक बार पढ़ा था, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में इंडिया की बाउंड्रीज डिफाइंड है, तो वो पूरी टेरिटरी। फिर इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सबसॉइल, अंडरलाइन सच वाटर। तो ये एक्ट है टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। इतना बड़ा एक्ट का नाम ही है।
तो ये डिफाइन करता है क्या टेरिटोरियल वाटर्स है, क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेस लाइन है इंडिया की, जो बेस लाइन मैप में जो हम बनाते हैं ना इंडिया, वो बेस लाइन है। वहां से 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब वो इंडिया का ही अभिन्न हिस्सा माना जाता है। फिर 24 नॉटिकल माइल तक है कंटीजियस जोन, जहां पे आप कस्टम वस्टम वाले अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और 200 नॉटिकल माइल तक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब यहाँ पे कोई भी गतिविधि होगी तो वो इंडिया में मानी जाएगी, हो रही है इकोनॉमिक गतिविधि। ठीक है, तो इसके आगे बोला जाता है हाई सी। हाई सी मतलब अब यहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हाई सी सेल एक वर्ड अभी आ सकता है आगे। हाई सी सेल मतलब इंडिया के बाहर जो सेल हो गई, इंडिया में गुड्स आने से पहले कोई सेल हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, हाई सी सेल। मतलब मैंने इंपोर्ट कर रहा था गुड्स, एक सपोज मैं कार इंपोर्ट कर रहा हूँ, और कार का इंडिया में 200 नॉटिकल माइल में आने से पहले ही कार अभी अफ्रीका के किसी टापू से गुजर रही है, और मैंने वो कार अपने दोस्त को बेच दी। कार रास्ते में ही है, अभी इंडिया पहुंची नहीं है, और मैंने उसको बेच दी, सेल इन ट्रांजिट बेसिकली। तो उसको क्या बोलते हैं, हाई सी सेल। मतलब इंडिया आने से पहले ही ट्रांजिट में मैंने उसको बेच दी। हाँ, जीएसटी का इम्प्लीकेशन उस पे नहीं है, वो कैसे नहीं है, वो जब आईजीएसटी टैक्स पढ़ेंगे अपन तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी नीचे बताया है, ये जो एरिया होता है नीचे सब सब मतलब समुद्र के नीचे तल जो होता है, वो एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। तो पानी का इतना हिस्सा और एयर अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स, उसमें भी कोई गतिविधि हो रही है तो वो इंडिया है। तो इंडिया की डेफिनेशन ये है। इसमें इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल वाटर्स, कंटीजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो नंबर्स है 12, 24 एंड 200, ये याद रखना। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, 200 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है वो हमने पढ़ लिया था, स्टेट्स कौन कौन से हमने पढ़ लिया था। ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ यूजीएसटी नहीं लगता, एसजीएसटी लगता है, वो भी हमने पढ़ लिया था, दिल्ली और पुडुचेरी। और एक जम्मू कश्मीर भी आ गया था, हाँ? दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 9 में, विच इज द चार्जिंग सेक्शन। ऊपर डेफिनेशंस दी थी, वो अपन जहां जहां यूज होगी वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, सबसेक्शन 2 में जो लिखा है वो ओवररूल रहेगा, वो ओवररूल करेगा, वो ज्यादा महत्व रखता है। सबसेक्शन 1 से ज्यादा सबसेक्शन 2 महत्व रखता है। सबसेक्शन 2 ओवरराइड्स सबसेक्शन 1। ठीक है, तो इसलिए चालू हुआ है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 there shall be levied a tax called the CGST, Central Goods and Services Tax, on all intra-state supplies। intra-state supplies का मतलब क्या होता है, विद इन द सेम स्टेट। तो वहां लिख लो विद इन द सेम स्टेट, क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द सेम स्टेट। अगर आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है इंटर स्टेट सप्लाई। तो अभी सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए लिखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, आगे पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है। ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ,
इंट्रा स्टेट सप्लाई किसकी होनी चाहिए, गुड्स की या सर्विसेज की या बोथ। मतलब जो चीज गुड्स नहीं है या जो चीज सर्विसेज नहीं है, जो चीज ना गुड्स में आती है ना सर्विसेज के डेफिनेशन में आती है, उस चीज पे जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी सिर्फ किस पे लग रहा है, गुड्स और सर्विसेज। और ऐसी कौन सी चीज है जो ना गुड्स है ना सर्विसेज है, ना गुड्स है ना सर्विसेज है ऐसी कोई चीज? हाँ, लिकर गुड्स की डेफिनेशन नहीं आती। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या ऐसी चीज है जो ना गुड्स है ना सर्विसेज है? वो तो शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से ही बाहर है? पीछे देखो चार्ट दिया था चैप्टर 2 में। हाँ, मनी और सिक्योरिटीज, दो चीजें ऐसी हैं जो ना गुड्स है ना सर्विसेज। कौन कौन सी? मनी और सिक्योरिटीज, है ना? तो उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ आ गया कि सारे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लग जाएगा, एक को छोड़ के। वो क्या है? सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक। मतलब हाँ, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अगर जीएसटी लगाना है तो पहले एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट नहीं है, फिर एक्ट भी अमेंड करना पड़ेगा। मतलब बहुत मुश्किल रास्ता है कि आप इस पे जीएसटी लगा पाओ। इस पे जीएसटी नहीं लग सकता, ठीक है? लगाना भी चाहेगी सरकार तो सारे स्टेट्स की सहमति चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करे फिर एक्ट चेंज करे। ठीक, ऑन द वैल्यू, किस वैल्यू पे लगेगा? तो वो सेक्शन 15 से पूछो, डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। एंड एट सच रेट्स, जो रेट्स गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो रेट्स पे लगेगा, बट नॉट एक्सीडिंग 20%। ये अंडरलाइन कर लो, नॉट एक्सीडिंग 20%। ठीक है? अब जीएसटी के रेट क्या क्या है? बहुत सारे रेट्स हैं। जो कॉमन रेट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉमन रेट्स हैं 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है? और 3% गोल्ड पे लगता है, 28% कार्ड्स लगता है, जो मैं लग्जरी आइटम्स है बेसिकली, लग्जरी आइटम्स। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। 18% जो है वो मोबाइल पे लगता है, जैसे को मेरिट गुड्स भी बोल सकते हो आप। डीमेरिट गुड्स मतलब गवर्नमेंट इस पे थोड़ा टैक्स, लग्जरी नहीं है लेकिन लग्जरी से कम है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा रही है। मेरिट गुड्स और ये नेसेसिटीज, ये ब्रेकअप है। ठीक है? 5% जैसे आपका जो बहुत ज्यादा नेसेसिटीज है, मेडिसिन कुछ, उन पे 5% लगा दिया। ठीक है? ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह जो पैकेज्ड ब्रांड के साथ आते हैं उन पे 5% लगा दिया। 12% कुछ ऐसे मेरिट गुड्स हैं यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, जिन पे कम टैक्स देना चाहती है, उन पे 12%। बाकी सब पे 18%, और जो लग्जरी है उस पे 28%। ठीक है? अब जैसे बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल गवर्नमेंट सोचती है नेसेसिटी है, तो उस पे कितने परसेंट है? 5%। ठीक है? कार नेसेसिटी नहीं है, 28। लग्जरी है। ऐसे हर चीज को एफिकेट किया गया है। ठीक है? अब यहाँ लिखा है सीजीएसटी की बात हो रही है और बोल रहा है नॉट एक्सीडिंग 20%। मतलब आप जो भी रेट नोटिफाई करोगे वो 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 28% कैसे टैक्स लग रहा है? अगर ये एक्ट में लिखा है कि 20% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते,
तो 28 कैसे लगा? करेक्ट। तो ये क्या है, जीएसटी का रेट है। जीएसटी का रेट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दो टैक्स लगेंगे, एजीएसटी है तो एक ही लगेगा। सीजीएसटी अगर 5% जीएसटी है तो सीजीएसटी कितना है, 2.5। 12% जीएसटी है तो सीजीएसटी कितना है, 6। ये 18 है तो 9, ये 14, 1.5%। तो मैक्सिमम सीजीएसटी का रेट अभी क्या है, करेंटली मैक्सिमम सीजीएसटी का रेट क्या है, 14%. What is the current maximum rate of CGST which has been notified by the government? That is 14%. But question आएगा, what is the rate, maximum rate as per act, जिसके ऊपर गवर्नमेंट नहीं लगा सकती टैक्स? मैक्सिमम रेट क्या है, 20%। मतलब जीएसटी का मैक्सिमम रेट क्या हो जाएगा, 40%। सीजीएसटी का मैक्सिमम अगर 20 है तो जीएसटी का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 40%। तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट परमिटेड फॉर जीएसटी, दैट इज 40%। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट परमिटेड फॉर सीजीएसटी, तो आंसर क्या है, 20%। व्हाट इज द करेंट मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी, 28%। And what is the current maximum rate of CGST? क्या है, 14%। Now, what is the maximum rate that government can notify of GST? 40%. What is the maximum rate government can notify of CGST? 20%. What is the current maximum rate of GST? 28%. And what is the current maximum rate of CGST? 14%. क्लियर है, समझ में आया? तो नॉट एक्सीडिंग 20% का मतलब है, उसके बाजू में लिख लो कि जीएसटी का रेट 40%, मैक्सिमम जीएसटी रेट 40%। जीएसटी का जो मैक्सिमम रेट हो सकता है भविष्य में कभी भी, वो कितना हो सकता है, 40%। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक्ट में ही डाल दिया हमने, मैक्सिमम रेट आप इससे ज्यादा नोटिफाई नहीं कर सकते। तो आप देखोगे, कार खरीदने जाओगे अगर, कोई भी लग्जरी कार जो 1500 सीसी से ऊपर होगी, तो या और भी लग्जरी कार खरीदने जाओगे तो आप देखोगे उस पे वो बोलेगा 43% टैक्स है, जीएसटी। ठीक है, आप बोलोगे कि हमको तो गलत पढ़ाया गया, हमको तो बोला गया 40% से ज्यादा लग नहीं सकता। तो गवर्नमेंट कितनी होशियार है देखना, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तुम हमको सीजीएसटी लगाने नहीं दोगे 20% ज्यादा, हम 14 ही लगाएंगे। एसजीएसटी भी तो सेम है, जो सीजीएसटी है वही एसजीएसटी रहता है, वो भी 14 ही लगाओगे, लगा पाएंगे। ठीक है, 28 हो गया। लेकिन हमको तो 43 वसूलना है, तो हम एक और टैक्स लगाएंगे, जिसको नाम देंगे कंपनसेशन सेस। ये लगा दिया हमने 15%। टोटल कितना हो गया, 43%। क्या हमने जीएसटी 40% से ज्यादा लगाया क्या, नहीं, जीएसटी तो ये दोनों है ना, ये तो स्टेट को कंपनसेशन देने के लिए लगाए थे। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स गवर्नमेंट बोलती है 30% है मैक्सिमम, लेकिन क्या 30% है क्या, नहीं है। सरचार्ज लेती है, सेस लेती है गवर्नमेंट, अमीरों को तो मार देती है ना, तभी तो वो फौरन भग जाते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स, सरचार्ज ले रही है, सेस दे रही है, और वो भी इतना हैवी सरचार्ज, समझ रहे हो? तो बोलने के लिए तो मैक्सिमम रेट कितना है, 30%, बट हो सकता है सरचार्ज सेस मिला के 40 के ऊपर निकल जाए। एमएमआर जो हम बोलते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी है, गवर्नमेंट को अगर ज्यादा लेना है तो वो कंपनसेशन सेस लगा देती है। सिगरेट्स, अल्कोहल, अल्कोहल तो लगता नहीं, सिगरेट्स पे 200% तक टैक्स लगता है, पता है आपको?
100 रुपए की सिगरेट है, उस पर 200 रुपए का टैक्स, वो कैसे लगा पाती है? कंपनसेशन सेस लगा के। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये प्रमोट हो, ये चीजें इतनी महंगी हो जाए कि लोग ना खरीदें, खरीदें तो हमको बहुत सारा पैसा मिले। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है 40% से ज्यादा, बट जीएसटी बोल के नहीं, कुछ और नाम दे देती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। At such rates not exceeding 20% as may be notified by the government। और आपको पता है गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है जीएसटी में, सारी पावर किसके पास है? जीएसटी काउंसिल। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जहां पे भी गवर्नमेंट लिखा मिलेगा वहां पे साथ में चिपका मिलेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। काउंसिल द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी, फिर गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। दिस इज द प्रोसेस। जैसे डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या था? RBI should have recommended to the government and government should then have demonetized। सुप्रीम कोर्ट में यही लड़ाई चल रही थी ना कि भाई गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई से, उल्टा उल्टा चले गए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया डिमोनेटाइज करना, गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोला कि तुम विचार करो डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं। उसने सेम डे बैठक बुला के प्रस्ताव पारित कर दिया कि हाँ डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, और सुबह मीटिंग हुई, दोपहर को डिसाइड हो गया, गवर्नमेंट के पास चला गया डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने शाम को नोटिफाई कर दिया कि डिमोनेटाइजेशन हो गया है। समझ रहे हो? तो एक्चुअली में आरबीआई डिड नॉट रिकमेंडेड, आरबीआई वाज आस्क्ड इफ डिमोनेटाइजेशन कुड बी डन। तो वैसा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करना है गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। गवर्नमेंट खुद से कुछ नहीं कर सकती, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन जरूरी है। समझ में आया? एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो ये कैसे कलेक्ट होगा वो हम पढ़ेंगे। लास्ट वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और लायबल टू बी रजिस्टर्ड जीएसटी। तो अभी इस पूरे प्रोविजन के बाजू में लिख लो फॉरवर्ड चार्ज। मतलब ये प्रोविजन किस पे टैक्स लगाने की बात कर रहा है? सप्लाईज पे टैक्स लगाने की बात कर रहा है। तो सप्लाई देता कौन है? सप्लायर। तो टैक्स इससे वसूला जाएगा, सप्लायर। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड है ये मैनर फॉरवर्ड चार्ज का है। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है, या नॉर्मल चार्ज भी बोल सकते हो उसको आप, फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, जहाँ पे सप्लायर पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब सबसेक्शन 2, मैं ये वाला सेक्शन पूरा पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन जो रह जाएगा वो कल समझ सकते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 सिर्फ ये बताता है, सबसेक्शन 2 ओवरराइड सबसेक्शन 1, ये तो क्लियर है सबको। सबसेक्शन 2 ओवरराइड सबसेक्शन 1। ठीक है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये दोनों चीज देती थी, तो इन पे जीएसटी लगाने के लिए तैयार नहीं थे, तो इन दोनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। अल्कोहल को तो बोला गया हम लगाएंगे ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही परमिशन नहीं दी, जीएसटी एक्ट में ही उसको चार्जिंग सेक्शन से बाहर कर दिया। बट पेट्रोल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। पेट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है कि पेट्रोल पे जीएसटी लगा सकते हो। सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में भी कवर्ड। पर क्या लिख दिया गया सब सेक्शन 2 में? द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक तरह से कॉमनली हम बात करें तो, एविएशन टरबाइन फ्यूल सबको पता है, एयरक्राफ्ट में डलता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें जो फ्यूल डलता है उसको क्या बोलते हैं? एविएशन टरबाइन फ्यूल। Shall be levied with effect from such date as may be notified by the government। और गवर्नमेंट लिखा है तो साथ में क्या लिखा रहेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल।
मतलब जिस दिन काउंसिल रिकमेंड कर देगी, सपोज काउंसिल ने रिकमेंड किया कि 1 जून से पेट्रोल पे जीएसटी लगना है, तो गवर्नमेंट को बस एक नोटिफिकेशन जारी करना है, कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई सारे स्टेट्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, एक नोटिफिकेशन बस जारी करना है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इस पे जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी लगना चालू हो जाए। पेट्रोल पे जीएसटी लगाना बहुत इजी है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है और पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये सबसेक्शन 2 बोलता है, बहुत इजी है, इसमें और कुछ नहीं है। सबसेक्शन 3 में आरसीएम लिखना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। द गवर्नमेंट में मे MAY मे का मतलब क्या है? कंपल्शन है कि कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कर सकती है, तो गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट है तो साथ में क्या आ जाएगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। बाय नोटिफिकेशन specify categories of supply of goods or services, or both the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services, or both, in all provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying tax in relation to the supply of such goods or services, or in simple words, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज गुड्स नोटिफाई करेगी, वो नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें उस नोटिफिकेशन के बहुत सारा इम्पोर्टेंट मतलब रिलेवेंस रहता है। ठीक है, तो उन गुड्स या सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, उस पे टैक्स किसको भरना है? रेसिपिएंट को भरना है, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। और रेसिपिएंट को हम मानेंगे कि यही पर्सन था जिससे हमको टैक्स वसूलना था, और सारे प्रोविजंस, असेसमेंट, अपील, पेनल्टी, सारे प्रोविजंस किस पे लगेंगे? रेसिपिएंट पे। ठीक है, ये लिखा है। सबसेक्शन 4 में भी सेम चीज लिखी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसकी पूरी कहानी हम समझेंगे, पहले सिर्फ इसको पढ़ के 3 और 4 में आप डिफरेंशिएट करो कि क्या अंतर है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, यहां तक सेम है बिल्कुल एग्जैक्ट 3 और 4। Class of registered persons who share in respect of supply of specified categories of goods or services of both receive from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of the supply of goods or services of both, in all provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying tax in relation to such supply of goods or services of both। अब 3 और 4 में क्या अंतर है? सेम दिखने में spot the differences, क्या differences है? यहाँ पे पहली पहला डिफरेंस, वहां पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किसी को भी बोल सकता है, वहां सप्लायर नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्विसेज नोटिफाई करने की जरूरत है, नोटिफाई करने की जरूरत है। पर यहाँ पे सप्लायर स्पेसिफिक हो गया, सप्लायर नोटिफाई किए जाएंगे, गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई नहीं होंगी। क्या नोटिफाई होगा? सप्लायर। सबसे पहले क्या नोटिफाई होगा? सप्लायर, सबसेक्शन 4 में। फिर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब फिर गुड्स और सर्विसेज भी नोटिफाई होंगे, लेकिन कौन से? जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप खरीदोगे। वहां पे ये क्राइटेरिया नहीं था सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 में हमने बोल दिया एडवोकेट से जो भी सर्विसेज दी वो सब रिवर्स चार्ज के दायरे में आएगी। अब वो एडवोकेट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सर्विसेज लेने वाला है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो सर्विस रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, ये गुड्स जो बेच रहा है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, रेसिपिएंट होना चाहिए रजिस्टर्ड। थर्ड कंडीशन है कि वो जो रेसिपिएंट है वो नोटिफाइड क्लास का होना चाहिए, जो नोटिफाई कर दी क्लास। और फोर्थ, जो गुड्स और सर्विसेज है वो भी क्या होना चाहिए? नोटिफाइड।
इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो नोटिफाइड है। अगर कोई बिल्डर बिल्डर इकलौता जो पर्सन इस सेक्शन में नोटिफाइड है अभी, वो क्या है? बिल्डर। बिल्डर अगर कोई सीमेंट खरीदता है, नोटिफाइड गुड्स सीमेंट है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो उसका टैक्स सरकार को किसको भरना है? बिल्डर को। बिल्डर अगर कोई सीमेंट खरीदता है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो उसका टैक्स किसको भरना है? क्या होता है? बिल्डर मतलब काला धन बहुत सारा। तो गवर्नमेंट जानती है कि ये लोग बहुत सारे खर्चे अपने बुक्स में डाल देते हैं जो एक्चुअली में नहीं करते हैं। इससे जीएसटी का नुकसान हो जाता है गवर्नमेंट को भारी भरकम। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि रजिस्टर्ड से अगर तुमने लिया तो रजिस्टर्ड से हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अनरजिस्टर्ड से अगर तुमने कोई भी सामान लिया, सीमेंट स्पेसिफिक, और भी चीजें हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सीमेंट लिया, तो उस पे पूरा टैक्स 28% जो टैक्स लगता है सीमेंट पे, पूरा टैक्स किससे वसूलेंगे हम? बिल्डर से। किससे वसूलेंगे? बिल्डर से। बेचने वाला तो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन बिल्डर को रजिस्ट्रेशन देंगे, बिल्डर से वसूलेंगे। क्लियर है? सीमेंट बेसिकली क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स हम वसूल लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो वही करेगा जिसके पास पैसा होगा जेब में, तो टैक्स भी भर दो। लोहे पे 18% है, लेकिन सीमेंट पे कितना है? 28%। रेता गिट्टी पे है 5%। ठीक है, सब पे अलग अलग है। ठीक है, अब सेक्शन 5 भी पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के आगे हमेशा क्या लगा रहेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। यहाँ अंडरलाइन कर लो, बोल्ड में लिख लो, सर्विसेज पे बस है। बाकी दोनों पे गुड्स और सर्विसेज लिखा था, मतलब बाकी ऊपर 1 में भी गुड्स और सर्विसेज था, 3 में भी गुड्स और सर्विसेज था, 4 में भी गुड्स और सर्विसेज था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है? सर्विसेज। मतलब गुड्स पे नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा? सर्विसेज पे। द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ विच, इंट्रा स्टेट क्यों? क्योंकि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी। shall be paid by the electronic commerce operator। मतलब ना सप्लायर पे करेगा ना रेसिपिएंट पे करेगा, कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एज इफ ही इज द सप्लायर लायबल फॉर पेइंग टैक्स। जैसे कि वो एक सप्लायर है, मतलब उसको हम सप्लायर है नहीं वो, लेकिन ट्रीट करेंगे सप्लायर जैसा, क्योंकि उसको हमको पेनल्टी लगानी है, असेसमेंट करना है, उसका अपील होगी, सब चीज होगी, तो उसको हम सप्लायर ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें लिखी हैं। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर हवा में है, हवा में है मतलब डिजिटली है, उसका कोई ऑफिस तो है नहीं। ओला के ऊपर पेनल्टी लगानी है, ओला के बंदे को गिरफ्तार करना है, तो कैसे करोगे आप? उसका ऑफिस सपोज यहाँ तो इंडिया में है, सपोज अमेरिका से बैठ के रन कर रहे हैं। जरूरी है कि इंडिया में ऑफिस होना ओला का? अमेरिका से बैठ के भी तो रन कर सकता है ना, लंदन से बैठ के नीरव मोदी रन कर सकता है। तो कैसे पकड़ोगे वहां जाके? कैसे टैक्स लगाओगे? कैसे पेनल्टी वसूलोगे? उसके लिए यहाँ लिखा है कि अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो इंडिया में उस स्टेट में फिजिकल प्रेजेंस होना आपका जरूरी। एक पर्सन को आप बोलोगे ये पर्सन है जिससे आप टैक्स वसूल सकते हो, मतलब एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा आपको फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस ऑफ जीएसटी, कि भाई उस पर्सन को आप जेल में डालो, या कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो उसको आप परेशान करो, ताकि हम टैक्स वसूल कर सकें। ठीक है, तो यही लिखा है, प्रोवाइड दैट वेयर एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब स्टेट, यहाँ स्टेट वाइज टैक्स लग रहा है ना, टैक्सेबल टेरिटरी क्या हो गया? स्टेट अभी के लिए। ठीक है, any person representing such e-commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax। जो पर्सन बोलेगा मैं ओला से हूं, जो ओला की टी शर्ट पहना मिल जाएगा, वो पर्सन से हम टैक्स वसूल लेंगे। एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द पर्सन ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर, एज द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर, उससे हम टैक्स वसूलेंगे। सेकंड, प्रोवाइडेड that an electronic commerce operator
does not have any physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory. मतलब physical presence नहीं है, branch नहीं है कोई, और कोई person भी ऐसा नहीं है जो बोल रहा है मैं ओला से हूँ, तो किससे वसूलेंगे? क्या लिखा है? Such e-commerce operator shall मतलब compulsion है, appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax. मतलब उस एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा और वो एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा टैक्स का कंप्लायंस करने के लिए। पहले तो फिजिकल प्रेजेंस आपका है, अगर ब्रांच है कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। नहीं है तो कोई पर्सन होना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। नहीं है तो आपको कंपलसरी अपॉइंट करना है ताकि गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूल सके। ठीक है, इतना पढ़ लेना। इसी से सेम नीचे वाला सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है, वो पढ़ लेना। जहां जहां इंटर स्टेट सप्लाई है वहां इंटर स्टेट कर दिया गया है, जहां जहां सीजीएसटी लिखा था वहां क्या लिख दिया है? आईजीएसटी। 20% का क्या हो गया है? 40%, डबल हो गया आईजीएसटी। ठीक है, तो ये इतना पढ़ लेना, उसके बाद ठीक है। इसको कुछ कुछ चीजें जो है वो मैं 9 सबसेक्शन 4 और 3 रिलेटेड समझाऊंगा और उसके वो पढ़ेंगे क्या क्या चीजें कवर होती है। तो अभी सिर्फ आप पेज नंबर 3.15 तक पढ़ना। ठीक है, 3.15 तक पढ़ना, उसके आगे का हम नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, कल मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूंगा, फिर एक एक पॉइंट को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? तो 3 तरह से टैक्स लेते हैं हम। पहला सप्लायर से जिसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा सीपीएंट से जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, और तीसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ठीक है,